हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वेस स्टडी। बच्चों, आज मैं यहाँ पे एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जो कि क्लास 11th फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड की है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फिजिक्स टेक्नोलॉजी और सोसाइटी से कैसे रिलेटेड है। इसी के साथ हम बात करेंगे फंडामेंटल फोर्सेस की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, ये कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं बच्चों, इसकी बात करेंगे हम। इसके पहले की वीडियो में हमने बात करी थी फिजिक्स क्या होती है और स्कोप ऑफ फिजिक्स को भी हमने समझाया था। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप मेरी वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो हम चलते हैं इस टॉपिक पे। बच्चों, क्या होता है कि कभी कभी फिजिक्स पहले आती है, उसके बाद टेक्नोलॉजी आती है। मतलब कि फिजिक्स की वजह से क्या होती है, टेक्नोलॉजी डेवलप होती है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या होती है, क्रांति होती है, परिवर्तन आता है फिजिक्स की वजह से। और कभी कभी क्या होता है कि टेक्नोलॉजी पहले और उस टेक्नोलॉजी के वजह से नई फिजिक्स आती है। ठीक है, नई फिजिक्स जनरेट होती है। और इन दोनों के ही डेवलप होने से हमारी सोसाइटी क्या होती है, डेवलप होती है। जैसे कि अगर हम बात करें कि जो हमारा बेसिक लॉज हुआ, बेसिक लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, जब इसकी डिस्कवरी हुई बच्चों, ठीक है, इसकी डिस्कवरी हुई, किसकी, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बेसिक लॉज की डिस्कवरी की गई, ये लॉज दिए गए। तो उसके बाद क्या हुआ, हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। क्या हमारा आया, वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम या टेक्नोलॉजी बोल सकते हो आप। ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बेसिक लॉज की डिस्कवरी होने की वजह से टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट आया। और क्या डेवलपमेंट आया, हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई। तो यहां पे क्या हो रहा है, फिजिक्स के डेवलप होने की वजह से हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। और एग्जांपल की अगर बात करें तो सेमीकंडक्टर मींस जब सिलिकॉन चिप्स की डिस्कवरी हुई, डिस्कवरी of semiconductor means सिलिकॉन चिप। ठीक है, इसकी डिस्कवरी होने की वजह से टेक्नोलॉजी में भी डेवलपमेंट हुआ। क्या डेवलपमेंट हुआ, हमारा कंप्यूटर, ठीक है, लैपटॉप, ये सारी चीजें क्या हुई, डेवलप हुई। तो यहां पे क्या हो रहा है, पहले फिजिक्स डेवलप हुई बच्चों, और उसके बाद जाके फिजिक्स के डेवलप होने की वजह से हमारी टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, विकसित हो रही है। इसका एक और एग्जांपल लें, इसके उल्टा, जैसा कि है हमारा स्टीम इंजन। स्टीम इंजन क्या हुआ, फ्लॉप हो गया। इसकी इफिशियंसी बहुत ही कम थी। ठीक है, और इसकी इफिशियंसी को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, इसकी इफिशियंसी को इंक्रीज करने के लिए, मतलब कि टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट लाने के लिए क्या हुआ, नई फिजिक्स डेवलप हुई, थर्मोडायनेमिक्स। और थर्मोडायनेमिक्स ने क्या किया, हीट इंजन बनाए। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ी, ज्यादा इफिशियंसी की नीड होने की वजह से हमारी नई फिजिक्स आई, थर्मोडायनेमिक्स, और उसने बनाए हीट इंजन, जिसकी इफिशियंसी हमारे लिए काफी यूजफुल रही। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, पहले टेक्नोलॉजी आ रहा है,
नीड किसकी पड़ी? टेक्नोलॉजी की, और टेक्नोलॉजी की नीड की वजह से हमारी न्यू फिजिक्स डेवलप हो रही है। लेकिन इन दोनों केसेस में क्या हो रहा है, नई फिजिक्स आई और नई फिजिक्स आने की वजह से टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आया, न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। ठीक है, तो ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है और इन दोनों के डेवलपमेंट से ही हमारी सोसाइटी का डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाएगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ये दोनों, कभी कभी फिजिक्स डेवलप होगी तब टेक्नोलॉजी आएगी, कभी कभी टेक्नोलॉजी की नीड की वजह से नई फिजिक्स आती है। ठीक है, इसके बाद बात हम करेंगे बच्चों फंडामेंटल फोर्सेस की। फंडामेंटल फोर्सेस, फंडामेंटल फोर्सेस। अब बच्चों फंडामेंटल फोर्सेस हमारे चार हैं, चार हमारे फंडामेंटल फोर्सेस हैं। बच्चों आपने कुछ टाइप की फोर्सेस पढ़ ली होगी और अभी 11th में ढेर सारे फोर्सेस आप पढ़ोगे, लेकिन जो हमारी मेन फोर्सेस हैं जिनमें सब कुछ इंक्लूड हो जाता है वो केवल चार टाइप की फंडामेंटल फोर्सेस हैं। पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और तीसरा है हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और चौथा है बच्चों हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये चार टाइप की फंडामेंटल फोर्सेस आपको स्टडी करनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स की। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? जैसा कि आप जानते हो कि अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकते हैं तो अर्थ क्या करती है, उसको अट्रैक्ट कर लेती है। मतलब कि दो ऐसी बॉडी जिनमें मास हो तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है। मतलब कि मास की वजह से, किसी भी बॉडी के मास की वजह से जो फोर्स लगता है वो कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये क्या है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर का फोर्स है, लॉन्ग रेंज फोर्स है ये। ठीक है, इसके अलावा ये हमारा सबसे वीकेस्ट फोर्स भी है, वीकेस्ट फोर्स। ठीक है, और बच्चों ये किस नेचर की फोर्स होती है? अट्रैक्टिव नेचर की, अट्रैक्टिव नेचर। ठीक है, हमेशा दो मास बॉडीज के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कैसा रहेगा? अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा। बच्चों जो हमारा अर्थ है वो सन के अराउंड में रिवॉल्व कर रहा है, तो रीजन क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही अर्थ क्या कर रहा है? सन के अराउंड में रिवॉल्व कर रहा है। इसको हम लॉन्ग रेंज फोर्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस पे वर्क करती है। जैसे कि अर्थ यहां पे है जहां पे हम हैं और हमारा सन है, सन और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है। सोचो बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस है, उसके बावजूद यहां पे ये फोर्स अप्लाई हो रही है। और बच्चों ये मास पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा किसी भी बॉडी का मास होगा उतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स उसके बीच में एक्ट करेगी। ठीक है बच्चों, इसका जो फील्ड पार्टिकल है ग्रेविटान, इसका फील्ड पार्टिकल क्या है? ग्रेविटान है। दूसरी जो फोर्स है हमारी फंडामेंटल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये एक टाइप की स्ट्रॉन्ग फोर्स है, एक टाइप की स्ट्रॉन्ग फोर्स है। ये भी हमारा लॉन्ग रेंज ऑर्डर का फोर्स है, लॉन्ग रेंज फोर्स है ये। ठीक है, और ये दोनों नेचर की होती है फोर्स हमारी, अट्रैक्टिव भी, अट्रैक्टिव नेचर की भी होती है और
रिपल्सिव नेचर की भी होती है। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है ये चार्ज की वजह से लगती है। दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कौन सा होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अगर हमारा चार्ज पॉजिटिव है दोनों तो फोर्स कैसी होगी? रिपल्सिव होगी। ठीक है, रिपल्सिव फोर्स लगेगी। और अगर हमारा चार्ज एक पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव है तो फोर्स कौन सी लगेगी? यहां पे अट्रैक्टिव नेचर की लगेगी। ठीक है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, तो दोनों नेचर की फोर्स होती है। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों ही फोर्स का क्या है? कॉम्बिनेशन है। जब हमारा चार्ज रेस्ट में रहेगा, चार्ज अगर रेस्ट में है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और अगर चार्ज मोशन में आ गया तो क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स वर्क करेगी। ठीक है, और ये एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड है। चार्ज रेस्ट में हुआ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और चार्ज मोशन में आया तो मैग्नेटिक फोर्स हो गई। तो इसका मतलब क्या है? ये एक दूसरे से कनेक्टेड है और इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में कंपैरिजन की, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही छोटा होता है इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मतलब कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वो 10 टू द पावर 36 टाइम्स होगा ग्रेविटेशनल फोर्स के। ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बहुत ही बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और ये फोर्स उन्हीं बॉडीज में लगता है जिन पे चार्ज होगा। ठीक है, अगर इसके फील्ड पार्टिकल की बात करें तो इसका फील्ड पार्टिकल है फोटॉन। क्या है? फोटॉन है इसका फील्ड पार्टिकल। ये बात हो गई ईएम फोर्स की। इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है बच्चों? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। ठीक है बच्चों, और ये जो फोर्स है वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। ऐसा नहीं है कि किसी भी पार्टिकल में चार्ज हो तभी लगेगा, चार्ज हो ना हो ये लगनी है। बच्चों ये जो फोर्स होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में वर्क करती है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में वर्क करती है, या फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी वर्क करती है। मतलब कि ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है ये चार्ज से इंडिपेंडेंट होती है, चार्ज पे डिपेंड नहीं करती है। चाहे उस पे चार्ज हो चाहे ना हो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को एक्ट करना ही करना है। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से ही क्या होता है? हमारे जो न्यूक्लियाई होते हैं, जो न्यूक्लियस होता है वो स्टेबल हो पाता है। जैसे कि अगर प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में देखें तो ईएम फोर्स भी वर्क करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि इन दोनों पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है और इन दोनों के बीच में क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वर्क करेगा। और वो कैसे नेचर का होगा? रिपल्सिव। तो अगर न्यूक्लियस में प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रहा है बच्चों, तो न्यूक्लियस को क्या करना चाहिए? टूट जाना चाहिए। ठीक है, फट जाना चाहिए न्यूक्लियस को, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसके अलावा ईएम फोर्स के अलावा बच्चों प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वर्क करता है, जो प्रोटॉन और प्रोटॉन को बाइंड किए हुए रखता है, अट्रैक्ट किए हुए रखता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो न्यूक्लियाई होता है वो स्टेबल हो पाता है। ठीक है, और बच्चों ये एक शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है? शॉर्ट रेंज फोर्स। ठीक है, क्योंकि इसका जो ऑर्डर होता है इस फोर्स का वो होता है 10 टू द पावर -15 मीटर के ऑर्डर का।
ठीक है, एक न्यूक्लियस तक ही ये वर्क कर पाता है। अगर हम कहें कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में या फिर न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में भी हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है बच्चों, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करना बंद कर देता है। ठीक है, इसी वजह से इसको शॉर्ट रेंज फोर्स बोला जाता है। ये 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर तक ही वर्क करेगा। क्लियर है सभी को? इसके बाद हम बात करते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स की। जैसा कि दिया है वीक न्यूक्लियर फोर्स, तो ये एक टाइप का वीक फोर्स होता है, वीक फोर्स होता है। बट सबसे वीक कौन सा होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये बच्चों रेडियो एक्टिव डीके जब होता है, जब हमारा बीटा डीके होता है बच्चों, तब हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करता है वहां पे। ये भी क्या है? एक शॉर्ट रेंज फोर्स है, शॉर्ट रेंज फोर्स है। इसकी भी रेंज 10⁻⁻16 मीटर के ऑर्डर तक की होती है, इसी वजह से इसको शॉर्ट रेंज फोर्स बोला जाता है। और बच्चों इसमें जो फील्ड पार्टिकल होता है वो होता है हमारा न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो फील्ड पार्टिकल होता है इसमें, वीक न्यूक्लियर फोर्स में। तो इसके बारे में हम इतनी ही बात करेंगे। तो ये चार टाइप की हमारी फंडामेंटल फोर्सेस हो गई। ग्रेविटेशनल फोर्स पहला, वन ऑफ द वीकेस्ट फोर्स, ठीक है। सेकेंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है जो कि 10⁻36 टाइम्स होती है ग्रेविटेशनल फोर्स का। उसके बाद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। उसके बाद फोर्थ क्या है? वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, ये भी वीक फोर्स है हमारी, ठीक है, शॉर्ट रेंज फोर्स बोल सकते हो इसको, ठीक है। अब बच्चों यहां पे अगर हम इनका कंपैरिजन देखें तो सबसे स्ट्रांग जो फोर्स होती है वो थर्ड नंबर की, थर्ड वाला जो है दैट इज ग्रेटर देन किससे? सेकंड वाले से। उसके बाद सेकंड वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और उसके बाद है हमारा फोर्थ वाला वीक न्यूक्लियर फोर्स, और सबसे जो वीकेस्ट फोर्स है दैट इज फर्स्ट वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और उसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स, और लास्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है।